हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो कैसे चलिए तैयारी आपकी? तो आज हम एक ईएमआई के फर्स्ट यूनिट का वन शॉट तैयार करते हैं। ठीक है। और फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, उसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं ईएमआई में। क्योंकि वन शॉट है तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे फालतू की बातों में, डायरेक्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं। ईएमआई का हमें फर्स्ट यूनिट कवर करना है। ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में ये सिलेबस है। सिलेबस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें जो आपको पढ़ना है, मेजरमेंट सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, एरर्स, स्टैंडर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टॉर्क्स डिफरेंट टाइप के, एमीटर, वोल्टमीटर, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। एंड कंपनसेशन, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए, अगर हम टॉपिक वाइज बात करें, मैं बार बार आपसे एक बात कह चुका हूं कि आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझिए। आपको हर यूनिट से 3 बड़े क्वेश्चन करने होंगे 7 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन करने होंगे छोटे छोटे 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को तो अभी आप साइड रखिए, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो कहीं से भी आ सकते हैं। 2 मार्क्स में आपसे सिंपल चीजें पूछेगा, इन्हीं में से ही पूछेगा। 7 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हिंट देता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले आपके टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। और आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एक करेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। 5 टॉपिक मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ठीक है। ये 5 टॉपिक हैं। आउट ऑफ दीज 5 आपको अपने लिए करने भर के 2 क्वेश्चन 100% मिल जाने चाहिए। ठीक है। पढ़ने को हम पूरी यूनिट कवर करेंगे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मिनिमम किसी को कुछ भी ना हो, अगर तैयार हो पाए तो एंड मोमेंट पे ये 5 क्वेश्चन तैयार करके जाए। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हम, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहां से ही आपका 100% कवर हो जाना चाहिए। एग्जाम में इन्हीं में से आपको 5 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके 1 क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, और इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 टॉपिक में से मिल जाने चाहिए। ठीक है। तो ये 5 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं। मतलब इतने बड़े सिलेबस में से मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन तो आपको करने हैं, बाकी चाहे आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो आप करके जाइए ही जाइए। इन 5 में से ही आपको 2 मिल सकते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमएमसी, एमआई, इन 2 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। दोनों नहीं आएंगे, या तो पीएमएमसी आएगा या एमआई आएगा। ये 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये आता ही है। अगर पीएमएमसी आया तो एमआई नहीं आया, एमआई आएगा तो पीएमएमसी नहीं आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा, और सिंपल क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ज्यादा तक आएगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर दो, बस। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। एरर कितने टाइप्स की होती है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके बीच में अगर कोई क्वेश्चन लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको लेक्चर के टाइम पे बता दूंगा, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट। ये आपके 2 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। यहां से आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट को बताइए। ठीक है। तो मेजरमेंट क्या होता है वो आप बताएंगे कि भाई, मेजरमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड द अननोन क्वांटिटी। मतलब एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी आपके पास, और एक वो क्वांटिटी होगी जिसको मेजर करना है। जब उन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में इसकी ये वैल्यू है, फिर हम उसकी वैल्यू को पता कर पाते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, एक अननोन वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, और एक मेजरेंड होगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो जनरली ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको आंसर मिलता है। ठीक। और मेजरमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच द फिजिकल पैरामीटर लाइक हीट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इन सब की रीडिंग कैसे मिलती है हमें, नंबर की फॉर्म में मिलती है। जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट है,
आपके पास एमीटर है तो वहां पे नंबर में 4 एम्पियर करंट है, वोल्ट मीटर है 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ठीक है। फोर्स है, फोर्स की क्या यूनिट है, उसकी यूनिट में आपको मिल रही है। तो हीट है तो कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो न्यूमेरल की फॉर्म में आपको आंसर मिलता है, राइट। तो यही काम होता है मेजरमेंट का, ठीक है, कि आपको रीडेबल न्यूमेरिक क्वांटिटी में वो कन्वर्ट करके दे, जिसको आप रीड कर सको। भाई आप छू के तो बता ही सकते हैं ना कि ये चीज गर्म है या ठंडी है, लेकिन कितनी गर्म और कितनी ठंडी है एग्जैक्टली कैसे बताएंगे? तो उसको मेजर करना पड़ेगा, थर्मोमीटर से मेजर करना पड़ेगा, थर्मोकपल से मेजर करना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कि इसका टेम्परेचर इतना है, ठीक है। तो वो काम किसने किया? इंस्ट्रूमेंट ने किया, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कन्वर्ट करके, ठीक। इसके बाद मेथड ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, दो तरीके के मेथड होते हैं मेजर करने के, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप कोई भी क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। आपने इधर क्वांटिटी को इनपुट दिया और आउटपुट पे आपको वही क्वांटिटी एज इट इज दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि आपने करंट को मेजर करना है, एमीटर लगाया तो एमीटर आपको करंट की वैल्यू डायरेक्ट दिखाएगा, वोल्ट मीटर लगाया तो करंट वोल्टेज की वैल्यू आपको डायरेक्टली वो दिखाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर टेम्परेचर सेंसर कोई लगाया, वो टेम्परेचर डायरेक्ट दिखा रहा है आपको अगर, तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है, जहां पे वो आपको वैल्यूज डायरेक्टली दिखा रहा है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वो डायरेक्ट नहीं दिखाता है, वो इनडायरेक्टली आपको वैल्यू बताएगा, या आपको किसी फॉर्मूले की हेल्प से उसको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है? डिराइव करना पड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो रेजिस्टेंस वो आपको मेजर करके नहीं दे रहा। अब कहोगे आप सर मल्टीमीटर से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मल्टीमीटर नहीं है या ओम मीटर नहीं है तो आप कैसे करोगे? आप वोल्टेज मेजर करोगे, आप करंट मेजर करोगे, ठीक है, फिर उन दोनों का रेशियो निकालोगे, तब आप रेजिस्टेंस मेजर करके बताओगे। तो ये जो मेथड हुआ ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ, कि आपने वोल्टेज निकाला, फिर करंट निकाला, फिर दोनों का रेशियो लिया तो आपको रेजिस्टेंस मिला। दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड। इसी तरह से अगर आप किसी फॉर्मूले का यूज करके, किसी और तरीके का यूज करके कोई क्वांटिटी को निकालते हो, आप मेजर कुछ और कर रहे हो लेकिन आप उससे डिराइव करके कुछ और वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीछे वाला क्वेश्चन भी था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि यहां से क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहां पर आपके दो इंस्ट्रूमेंट होंगे, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर, इन टर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर की टर्म्स में ये आपको आंसर निकाल के देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करंट मेजर करनी है तो करंट की ही वैल्यू बताएगा, नहीं, ये आपको इंस्ट्रूमेंट के जो पैरामीटर, अब इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर क्या होंगे? अगर उसमें निडिल है तो वो घूम रही होगी, तो निडिल तो एंगल में डिफ्लेक्शन दे रही है ना, तो एंगल की फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा होगा, कितना डिफ्लेक्शन हो गया, उससे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज करते हैं हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन करने में, ठीक है। तो ये हमारा कैसे, जैसे आपका एक एग्जांपल है इसका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करता है जो उससे थ्रू पास हो रही है, और निकलता किस चीज से? डिटरमाइंड बाय द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन। ये करंट नहीं मेजर कर रहा है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकाल रहा है, उस एंगल का यूज करके आप करंट की वैल्यू को निकालोगे। तो ये एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है जो करंट नहीं बता रहा है, करंट की वैल्यू निकालने के लिए डिफ्लेक्शन को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो मेन फीचर है वो डिफ्लेक्शन है, और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसी का यूज करते हैं हम जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, जो एमीटर बनाएंगे, उसको कैलिब्रेट करने में। कैलिब्रेट करने का मतलब होता है कि किस जगह पे जाके उसकी वैल्यूज को फिक्स कर दें ताकि वो एग्जैक्ट रीडिंग आपकी मेजरमेंट के टाइम पे दे, तो उसके रेस्पेक्ट में कैलिब्रेट करना पड़ता है, ये आपको एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, दो मैग्नेट होती हैं, ठीक है। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इधर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये थीटा डिस्प्लेसमेंट अगर दिखा रहा है, थीटा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो थीटा से हमने कैसे रिलेट किया कि बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये आपको करना नहीं है, ये आपको करना नहीं है, ये केवल समझने के लिए, बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा, और बी का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन टू ए। ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। यहां से अगर हम इसको यूज कर लें इन दोनों फॉर्मूले का, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी इंटू टू ए अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, और बी की वैल्यू क्या है? थीटा पे डिपेंड कर रही है, फाइव पे डिपेंड कर रही है। तो फाइव को कैलकुलेट करने के बाद एरिया हमें कॉइल का पता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहे हैं वो हमें पता है,
एन की वैल्यू नोन है हमारे पास, म्यू नॉट हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, केवल थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, उससे हम सब कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरह से आप करंट को मेजर करते हो। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज करते हैं हम एज ए रेफरेंस फॉर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट आपको क्वांटिटी दिखाएंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन आपका जो भी दिखाएगा वो क्वांटिटी की फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, द कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल फॉर द मेजरमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना जरूरी होता है। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, आपको नहीं पता वो सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। उससे जब आप कैलिब्रेट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही रीडिंग दे रहा है। तब आप उसको आगे जाके किसी को हैंड ओवर करेंगे कि आप इसका यूज कर सकते हैं, ये अब सही रीडिंग दे रहा है। तो उसको कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है। 3 तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो इंडिकेट करके वैल्यू बताते हैं आपकी। ठीक है, इंडिकेट करके पॉइंटर होता है, पॉइंटर मूव करता है, जैसे एमीटर और वोल्टमीटर होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि 2 एम्पियर पे जाकर रुक जाएगी निडल, 4 पे रुक जाएगी, तो वो इंडिकेट करके रिजल्ट देगा। तो वो हो गया आपके इंडिकेटिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप क्या होंगे, जिसमें क्वांटिटी को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे आपके ईसीजी हो गया, ईएमजी हो गया। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं, कंटिन्यूस आपकी रीडिंग को रिकॉर्ड करते रहते हैं, रिकॉर्ड उसका बनता रहेगा, वो रिकॉर्डर टाइप हो गए। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये आपकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आपका एनर्जी मीटर हो गया, घर का जो बिजली का मीटर होता है, वो आपकी ड्यूरेशन के हिसाब से चलता है, कितनी देर में कितनी एनर्जी यूज हो गई, उसके हिसाब से आपको रीडिंग देता है, तो वो कहलाता है एनर्जी मीटर। ठीक है, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन वर्किंग। ठीक है, तो बेस्ड ऑन वर्किंग अगर हम बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द वे ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे भी हम उसको इन क्या बोलते हैं उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन वर्किंग 2 तरीके के होते हैं जनरली, जो हम यूज करते हैं हमारी लेबोरेटरीज में, आपने खूब किए होंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वहां पर आपने 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे। एक तो वो होता है जिसमें निडल डिफ्लेक्ट करती है, आपने जैसी क्वांटिटी दी, निडल डिफ्लेक्ट करके सीधे 2 पे पहुंच गई, 4 पे पहुंच गई, आपको रीडिंग मिल गई, वो कहलाता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसके निडल को आप वैल्यू को एडजस्ट करके 0 पे लेके आते हो, उसकी रीडिंग को एडजस्ट करके आप 0 पे लेके आओगे, तब जाके आपको रीडिंग एग्जैक्टली मिलेगी। तो आप उसको कितना एडजस्ट कर रहे हो उसको 0 बनाने के लिए, ठीक है, वो रीडिंग के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालते हो कि क्या वैल्यूज हैं, वो कहलाते हैं हमारे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल मतलब जिसकी रीडिंग को आप 0 बनाते हो जबरदस्ती। ठीक है, अगर कुछ बच्चों ने पुरानी वो देखी हो, जैसे पुरानी बुलेट होती थी, तो पुरानी बुलेट में जब आपको स्टार्ट करना होता था, पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ, ये आजकल वाली नहीं, उसमें पहले हमें उसको हीट करना पड़ता था, तो उसमें पहले हम 0 पे मैच करते थे उसको। ठीक है, और जब वो मैच हो जाती उसके बाद स्टार्ट करते तभी वो स्टार्ट होती थी। तो इस तरह का कुछ मीटर स्केल होता है जहां पे आपको वैल्यू को 0 पे सेट करना होता है, वो कहलाता है हमारे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। और डिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है, आपने सारे यूज किए, वो ज्यादा डिफ्लेक्शन ही होते हैं। आपकी जो बाइक में, कार में एनालॉग मीटर होते हैं, वो सब डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आपको दिख ही रहा है। ठीक, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि 2 आपकी मैग्नेट है, एक सेकेंड, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। यहां पे देखिए आप, ये आपकी मैग्नेट है। ठीक है, 2 परमानेंट मैग्नेट है, इसके बीच में आपने क्या किया, ये एक कॉइल रखी है, ये हमारी एक कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल पे ये रेड कलर से बाइंडिंग हो रखी है, और एक ये स्प्रिंग लगा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें कॉइल में सप्लाई जाएगी, जैसे ही इस कॉइल में हम कोई करंट देंगे, आई करंट हम जैसे ही देंगे, करंट देने से क्या होगा, चूंकि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इस पे एक फोर्स लगेगा, या उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाएगा, टीडी डिफ्लेक्शन टॉर्क, इसको नीडल को ऐसे घुमाएगा। जैसे ये इसको घुमाएगा, वैसे ही जो स्प्रिंग इस पे लगा हुआ वो खुलना शुरू होगा, और स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जितना खुलता है पोटेंशियल एनर्जी को उतना स्टोर करता है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जब स्प्रिंग हमने डिफ्लेक्शन हुआ तो स्प्रिंग खुलेगा, स्प्रिंग ऐसे ऐसे खुलेगा ज्यादा। जब स्प्रिंग खुलेगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये वापस कंप्रेशन करे, अपनी पोजीशन पे वापस आए। तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इस करंट की वजह से लगने वाला फोर्स या करंट की वजह से जो टॉर्क डेवलप हुआ है, वो टॉर्क और जो स्प्रिंग जितना खुलने से फोर्स जनरेट कर रहा है, जितना फोर्स ये जनरेट कर रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
कि मतलब इधर से तो ये ऐसे घुमा रहा है, इधर से स्प्रिंग इसको वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। जब ये दोनों बराबर होंगे वहां जाके निडल रुक जाएगी, तो आपको एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल जाएगा कि मेरी वैल्यूज क्या है। तो जब टीडी और टीसी बराबर होते हैं, जब टीडी और टीसी इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन या कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, या हम इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। और इसी कंडीशन में हम रिजल्ट को नोट करते हैं, इसी कंडीशन में हम रिजल्ट्स को नोट करते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट कैसा है, अगर ये स्प्रिंग ना होता तो क्या होता, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होता, ये जाके अपना लास्ट में जाके टिक जाता, ठीक है, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं था। और अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये यहाँ पे रुकेगा रुकेगा, स्प्रिंग इसको यहाँ से आगे जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि आप स्प्रिंग के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और जैसे वो फोर्स हटेगा वापस अपनी जीरो पोजीशन पर आ जाता है, जैसी सप्लाई हटेगी ये इंस्ट्रूमेंट वापस अपनी जीरो पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये होता है आपका डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसकी रीडिंग को चेक करते हैं। ई की वैल्यू अगर हमें चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, बी को स्लाइड वायर पे स्लाइड करते हैं ऐसे, ठीक है। जब स्लाइड करेंगे जगह जगह तो हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, और वैल्यू को हम क्या देखेंगे, जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ, इस गैल्वेनोमीटर की जीरो रीडिंग को हम ट्रैक करेंगे कि किस जगह पे जाके गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दे रहा है आपको। जिस पॉइंट पे जाके वो जीरो रीडिंग देगा उसी पॉइंट पे जाके हम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को नोट कर लेंगे, या जो यहाँ पे स्केल पे वैल्यू आ रही है उसको नोट कर लेंगे, और वहां से हम फिर ये निकाल पाएंगे कि कितने वोल्ट का हमारा ईएमएफ है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नल वैल्यूज का यूज करते हैं। तो ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक। नोट्स के फॉर्म में मैंने ये सारा दिया हुआ है सबको, ये जितना भी चीजें हैं, कंटेंट है आपका, ये पूरा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन से सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही भी आप अगर एग्जाम में लिखेंगे ये मोर देन सफिशियंट है, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने पूरा कंटेंट दिया हुआ है, समझा तो मैं रहा हूँ, लिखा हुआ ज्यादा है। वो लिखा हुआ ज्यादा इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में जो लिखना है ना, वो कंटेंट थोड़ा सा आप एक बार रीड आउट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आइडिया आपको होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है, क्या इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको एक बार रीड आउट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 नंबर में कोई एक या दो कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछ लेगा। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है कि आपसे पूछ ले कि भाई एक्यूरेसी क्या होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, सेंसिटिविटी क्या होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, ये आपसे अलग से भी पूछ सकता है। तो वो आपकी लक है कि ये 7 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि भैया कितने टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होंगी, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, प्रिसीजन, ये सब डिजायरेबल है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट में ये क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट में क्या क्वालिटीज हो रही हैं वो आपको यहां पे समझना है। दूसरा, ये डिजायरेबल नहीं है, अगर नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगी। लीनियरिटी, एरर, डेड जोन, रिजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये नॉन डिजायरेबल क्वांटिटी है। डायनेमिक अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स और डायनेमिक एरर, फिडेलिटी, लैग, ये सब क्या है, हमारी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तो एक समरी हो गई। अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, जो बहुत धीरे धीरे चेंज होती है टाइम के साथ, और डायनेमिक जो जल्दी चेंज होती है। डिजायरेबल अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आती है कैरेक्टरिस्टिक एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रू वैल्यू जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर मेरी सर्किट में 4 एम्पियर करंट मेजर हो रही है और मैं उस करंट को मेजर करना चाहता हूं, और रिजल्ट जो आ रहा है मेरा वो जितना 4 के क्लोज आ रहा है, मतलब 3.99 आ रहा है या 4.01 आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना 3.5 और 4.5 आ रहा है, 4 एम्पियर की करंट को दिखा रहा है, तो कितना वो आपके एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज है वो बताता है उस सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है। उसकी एक्यूरेसी, जैसे आजकल क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट में जो बॉल ट्रैकिंग होती है, वो बॉल ट्रैकिंग पे कितना कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि नहीं ये सही है ये गलत है, क्यों, उसके एक्यूरेसी पे डाउट होता है। वो इंस्ट्रूमेंट है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो उस पर कई बार डाउट आता है कि यार ये अंपायर कॉल क्यों हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, ये तो अंपायर कॉल क्या विकेट पे हिट कर रही है तो आउट है। लेकिन वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है ना, जरूरी थोड़ी है कि वो इधर ही जाती बॉल, थोड़ा बहुत इधर या इधर भी जा सकती थी। तो वो कितने एक्यूरेट है ये उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो हम अंपायर उस पर विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी
अच्छी है, उन्होंने टेस्ट किया होगा उसको, तभी तो वो उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी होना बड़ा जरूरी है। एक है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, वहां से 4 एम्पियर के करंट को मेजर करना था, उसने 4 एम्पियर करंट को मेजर करके रिजल्ट दिया 3.99। दूसरी बार मेजर कर रहा हूं तो वो दिखा रहा है 3.75। तीसरी बार मेजर कर रहा हूं दिखा रहा है 4.25। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, आप उसको कितनी भी बार रीडिंग ले, वो रीडिंग बार बार आपको रिपीट होकर सही रीडिंग मिलनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी कहलाती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आपको रिजल्ट एक ही मिल रहे हैं मल्टीपल मेजरमेंट के बाद भी, तो वो कहलाती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसके बाद आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब होता है, प्रिसीजन इज द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब जब आप रिजल्ट ले रहे हो, ठीक है, आप मेजर कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके, वो बार बार एक ही वैल्यूज के आसपास आ रहे हैं। अब ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो। मतलब प्रिसीजन का मतलब होता है कि बार बार आपको एक ही जैसी रीडिंग मिलना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो या ना हो। एक्यूरेसी से इसका कोई वो लिंकेज नहीं है। ऐसा एक रीडिंग एक्यूरेट नहीं भी है तो भी प्रिसाइज हो सकती है। प्रिसाइज का मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस। हर बार जब आप रीडिंग ले रहे हो तब आपको वही रीडिंग मिल रही है, अब चाहे वो सही है या गलत, बार बार गलत ही दिखा रहा है, तब भी वो प्रिसाइज कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे तो देखिए, ये मेरा टारगेट है बुल्स आई। ठीक, अब मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने इस तरह से रीडिंग ली। अब यहां पे एक रीडिंग आई, दूसरी यहां आई, तीसरी यहां आई, चौथी यहां आई, पांचवी यहां आई, सब टारगेट के पास में है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये मेरा एक्यूरेट है, ये रिजल्ट मेरा एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार यहां आया, दूसरी बार यहां, प्रिसाइज नहीं है, आसपास रीडिंग नहीं है। तो ये एक्यूरेट तो है, प्रिसाइज नहीं है। अगर मैं ये देखूं तो ये देखो सारी रीडिंग आसपास आ रही है टारगेट के, सब टारगेट के आसपास है। तो ये हमारा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, क्योंकि सारी रीडिंग एक साथ है, आपस में पास पास है, तो वो प्रिसाइज भी है और टारगेट के पास भी है, एक्चुअल वैल्यू के पास भी है, तो ये एक्यूरेट भी है। तो दोनों कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, आपकी ये वैल्यू देखिए, सारी वैल्यूज रीडिंग बार बार यही दिखा रहा है। अब ये एक्यूरेट तो नहीं है ना, क्योंकि टारगेट से बहुत दूर है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज से दूर है, लेकिन सारे रिजल्ट आ रहे हैं एक दूसरे के एकदम पास पास। इसका मतलब ये प्रिसाइज तो है, ये एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि एक रीडिंग यहां आ रही, एक यहां आ रही है, एक यहां आ रही है, एक यहां आ रही है, एक यहां, अब ना तो ये प्रिसाइज है क्योंकि रिपीट नहीं हो रही है सारी वैल्यूज, और ना ही ये इसके पास आ रही है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। तो ना तो ये एक्यूरेट है, ना ये प्रिसाइज है। तो ये डिफरेंस होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, दोनों को लगता है कि एक ही जैसी चीजें हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि कितना इनपुट देके हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ऐसा समझिए आप कि आपका इंस्ट्रूमेंट है और आपको उसमें थोड़ी सी करंट गई और वो रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा, उसकी सेंसिटिविटी कम है। जब ज्यादा करंट आएगी तभी वो रिजल्ट दिखा रहा है, ऐसा है। तो जो मिनिमम वैल्यू पे रिजल्ट वो दिखाना है, वो उसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है कि कितनी कम वैल्यू के लिए भी ये आउटपुट को या डिफ्लेक्शन को शो करता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन फैक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंसिटिविटी। ठीक है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। इनपुट में चेंज होने के बाद आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, वो उसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसिटिविटी के बाद रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है मिनिमम कितनी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। जैसे स्केल होता है ना, स्केल में जो उसका रिजोल्यूशन है वो 1 mm का होता है, जो स्केल आप नॉर्मली यूज करते हो। ठीक है, लेकिन अगर इससे छोटा यूज करना है तो आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग रिजोल्यूशन होते हैं। जितना कम रिजोल्यूशन होगा, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, जितनी मिनिमम क्वांटिटी, अगर 1 mm है तो अगर एरर हमारी 1 mm से कम की है तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतनी एरर हमारी कम होने के चांसेस होंगे, उतनी एक्यूरेट रीडिंग हमें मिलेगी। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ये हुआ। थ्रेशोल्ड क्या होता है कि जब हमारी इनपुट की रीडिंग बढ़ती है 0 से, तो कुछ सर्टेन वैल्यू पे पहुंचने के बाद ही आउटपुट हमें दिखता है। ऐसा नहीं है कि हम इनपुट दे रहे हैं तो बिल्कुल देते ही हम आउटपुट मिल जाएगा। जब वो वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंच के आपको आउटपुट देती है तो वो कहलाती है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, कि यहां से आगे हमें आउटपुट मिलना शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब क्या है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एक लीनियर मैनर में आपको रीडिंग दे रहा है। मतलब आप जितनी वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसी हिसाब से करंट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से करंट बढ़ा रहे हो वोल्टेज बढ़ रहा है, उसी हिसाब से वो लीनियरली आपको कैरेक्टरिस्टिक शो करके देता है।
एरर क्या होती है? जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो और जो हम मेजर कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस इज एरर। कितनी वैल्यू है, कितना बता रहा है, दैट इज द एरर। चल रहे हो आप 80 की स्पीड पे, मीटर आपका दिखा रहा है 75 किलोमीटर की स्पीड, तो 5 किलोमीटर की एरर वो दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, राइट। डेड जोन, डेड जोन क्या होता है कि जितनी देर के लिए ये आउटपुट आपको नहीं दिखा रहा, इनपुट चल रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, तो दिस जोन इज नोन एज डेड जोन। ठीक है ना, ये कहलाता है हमारा डेड जोन। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, कितनी जल्दी हमारा रेस्पॉन्स हमें मिलता है, इनपुट हमने दिया, कितनी जल्दी हमारा रेस्पॉन्स हमें मिलता है, जितनी जल्दी मिल जाएगा उतना अच्छा उसको माना जाता है, तो ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। लैग, कितनी देर में हमें रिजल्ट मिलता है, कितना डिले हमें मिल रहा है, तो वो कहलाता है लैग, इसी से रिलेटेड है। स्पीड कम होगी तो लैग बोलते हैं, अच्छी होगी तो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, उसको ज्यादा बोल दिया। डायनेमिक एरर, अब ये देखिए डायनेमिक एरर क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी दैट वेरीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। टाइम के साथ जो वेरी हो रही है एक्चुअल वैल्यू वो, और जो इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट कर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है डायनेमिक एरर। ठीक है, और फिडेलिटी होती है फेथफुल रिप्रोडक्शन, जो आपका रिजल्ट आपको बार बार जेन्युइन रिजल्ट अगर मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं कि कितना जेन्युइन रिजल्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें दे रहा है, उसको हम बोलते हैं फिडेलिटी या फेथफुल रिप्रोडक्शन। फेथफुल रिप्रोडक्शन मतलब हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बार बार वही रिजल्ट हमें, सही रिजल्ट बार बार लाके दे रहा है, तो वो कहलाता है उसकी फिडेलिटी। आगे बढ़ते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहले एरर आती है लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर को एक बार पढ़ लेते हैं। द लिमिटिंग डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू is known as the limiting error or guaranteed error. Such type of error is fixed on the instrument. मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट देखा है, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग आपने पढ़ी होंगी, कैसा होता है वो, उसमें टॉलरेंस दी होती है ना, +-10%, +-5%। तो ऐसे ही हर इंस्ट्रूमेंट में एरर भी इंडिकेटेड होती है कि भाई जो इसका रिजल्ट है वो +-5% तक हो सकता है, एरर जो है इसमें वो +-5%, +-2% हो सकती है, तो वही होती है हमारी लिमिटिंग एरर, कितना ये एरर दे सकता है, राइट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअल वैल्यू हो गई ए और ये हो गई हमारी मेजर्ड वैल्यू एस, और डेल ए ये हमारी लिमिटिंग एरर हो गई। डेल ए क्या हो गई हमारी लिमिटिंग एरर, डेल ए क्या है लिमिटिंग एरर। तो यही +-2%, 3% जितना भी होता है, ये हमारी रेटेड वैल्यू है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेटिव लिमिटिंग एरर, तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में एरर कितनी है, तो डेल ए अपॉन ए एस। यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें तो डेल ए अपॉन ए एस आ जाएगा। डेल ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट, या एरर, ये एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कितनी होती है, ये हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू यानी कि ई ए, सॉरी मेजर्ड वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू ए एस अपॉन ए एस। तो यहां से इसको हम सॉल्व करके फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट इक्वल टू ई आर इंटू ए एस, ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, और यहां से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए एस प्लस डेल ए एस प्लस ई आर इंटू ए एस, यानी कि ए एस इक्वल टू ए प्लस माइनस एप्सिलॉन आर, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या एब्सोल्यूट एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस ए एस अपॉन ए एस। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने होते हैं, आप यूज कर सकते हो आराम से। लिमिटिंग एरर आप रेस्पेक्ट, जब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव का मतलब होता है कि एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में या फिर मेजर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी वैल्यूज है, तो जो स्पेसिफाइड वैल्यू है, जो रेटेड वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में कितनी एरर है, ये वो बताता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि एक 0 से 150 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, लिमिटिंग एरर कितनी है 1% की। ठीक है, +-1% हो सकता है रिजल्ट हमारा। ऑफ फुल स्केल रीडिंग, द वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 75 वोल्ट, 75 वोल्ट वो मेजर कर रहा है। कैलकुलेट द लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज, रेंज आपको दी हुई है, फुल स्केल रीडिंग कितनी है 150 वोल्ट। ठीक है, तो डेल ए कितना हो गया एप्सिलॉन आर इंटू ए एस, कितनी एरर थी हमारी 0.01 इंटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 150, यानी कि 1.5 वोल्ट की वो एरर आपकी हो सकती है। अब अगर 1.5 वोल्ट की एरर हो सकती है तो कितना हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू 75 प्लस माइनस 1.5 वोल्ट, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में रखोगे तो भी यही, नहीं तो प्लस माइनस 1.5 वोल्ट कर दीजिए आप, जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है इसमें +-1.5 वोल्ट की एरर आ सकती है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब एरर्स इन मेजरमेंट करने में क्या क्या एरर आती हैं जब आप मेजरमेंट करते हो। देखिए इन एरर को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रॉस एरर, सेकंड सिस्टमेटिक एरर, थर्ड रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर को फिर फर्दर डिवाइड किया, ऑब्जर्वेशनल, इंस्ट्रूमेंटल और एनवायरमेंटल। फिर इंस्ट्रूमेंटल को हमने 3 जगह डिवाइड किया। ठीक है, इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ड्यू टू मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और लोडिंग इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसी को समझते हैं। ग्रॉस एरर क्या होती है? जो एरर हमसे मेजर करते हुए होती है। रीडिंग आ रही थी 4 एम्पियर, पढ़ लिया उसको 3 एम्पियर, हो गई ना गलती। तो ये इस तरह की जो ह्यूमन एरर होती है, हम रीडिंग को जल्दबाजी में रीड आउट कर लेते हैं, या आपको कनेक्शन कहीं और बनाना था, बना दिया कहीं और, रीडिंग गलत आ गई, उसी को नोट कर लिया। तो जब हमारी वजह से, इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है बट हमसे ही उससे रीडिंग सही से नहीं ली गई, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारी ग्रॉस एरर है। तो इस तरह की जो एरर होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। कैसे कम कर सकते हैं? रीडिंग को ध्यान से लें, कनेक्शन सही से बनाएं, रीडिंग केयरफुल्ली लें, एक की बजाय 2 बार रीडिंग ले कम से कम। इसीलिए आपसे लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपसे कहा जाता है कि आप 4-5 रीडिंग लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट आए। ठीक है, तो मल्टीपल रीडिंग्स लीजिए बार बार, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो गलत ना आए। एक और एरर थी रैंडम एरर। रैंडम एरर रैंडम ही होती है, मतलब उसका कोई सिर पैर नहीं होता है। ये एरर किसी भी वजह से हो सकती है, मिस हैंडलिंग की वजह से भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, आप ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकती है। इसका कोई कॉज पता ही नहीं होता है, इसका कोई कॉज ही नहीं पता, उसको हम क्या बोल देते हैं? फिर रैंडम एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होगी? एनवायरमेंटल एरर। मतलब एनवायरमेंटल एरर में क्या होगा कि एनवायरमेंट की वजह से धूल आ गई इंस्ट्रूमेंट में, मॉइस्चर की वजह से, कार्बन आ गया कहीं, उसकी वजह से कुछ एरर आ गई, तो वो हमारी एनवायरमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, देखने में जो मिस्टेक कर रहे हैं, रीडिंग आ रही है 4 एम्पियर लेकिन देख रहे हैं उसको 3.5 एम्पियर, तो जो सब पैरेलैक्स की वजह से होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। मतलब आपके सामने नीडल, अगर आप सही पोजीशन से उसको देख रहे हैं तब तो आपको रीडिंग एक्यूरेट मिलेगी, अदरवाइज अगर आप थोड़ा भी आड़ा तिरछा होकर देख रहे हो उसको तो आपकी रीडिंग गड़बड़ आ सकती है, देखने में गड़बड़ दिख सकती है। तो वो होती है ऑब्जर्वेशनल एरर। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट में पीछे मिरर लगा होता है, हम देखते हैं कि जो मिरर में इमेज बन रही है और जो निडल है वो बिल्कुल एक लाइन में आनी चाहिए, आगे पीछे आनी चाहिए, तब रीडिंग एग्जैक्ट होती है। इसीलिए मिरर लगाते हैं एग्जैक्ट रीडिंग लेने के लिए। तो वो एरर कहलाती है हमारी ऑब्जर्वेशनल एरर। और तीसरी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी हो सकती है, मिसयूज की वजह से उसका अलाइनमेंट गड़बड़ा गया हो, ठीक है, आप मिस हैंडल करो, उसका वेट डिस्टर्ब हो गया हो, उसका स्प्रिंग आपने जबरदस्ती उसको खींच दिया हो, कोई भी एरर हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट को मिस हैंडल करने की वजह से भी हो सकती है, लोडिंग इफेक्ट की वजह से होता है, कई बार आप जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं उससे ज्यादा लोड उस पर डाल देते हो तो उसकी वजह से भी एरर आ जाती है। तो ये सिस्टमेटिक एरर होती है। इसी में टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर में अगर इंस्ट्रूमेंटल की कैटेगरी की बात करें तो इनहेरेंट एरर, शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मिस हैंडलिंग, ठीक है, जो भी होती है, और मैकेनिकल स्ट्रक्चर की वजह से जो उनमें एरर आती हैं वो हमारी इनहेरेंट शॉर्टकमिंग में आ जाती हैं, जो नेचुरली जब हम लेके आए हैं उसको तो वो पहले से ही है, उसमें उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मिसयूज की वजह से आ सकती है, अगर हम मिसयूज प्रॉपरली कर रहे हैं, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी अगर मिसयूज कर रहे हैं उसका, सही से यूज नहीं कर रहे हैं, तो भी वो गलत रीडिंग आपको देगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी थी, इंस्ट्रूमेंट ठीक था लेकिन आप उसका सही से यूज नहीं कर पा रहे, तो वो मिसयूज में कैटेगरी में आ जाता है। लोडिंग इफेक्ट की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी जो सिस्टमेटिक एरर में आई आपकी। इसके बाद करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हालांकि चलिए ठीक है, फिर भी 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड है। आप देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल, कंट्री लेवल पे, ये हो गया ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्री लेवल पे। ठीक, ये हो गया आपका इंडस्ट्री लेवल पे, और ये हो गया आपका लोकल, या जो भी हम यूजर है, कंज्यूमर है, जो भी यूज कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को, ये उसके लेवल पे। मतलब एक स्टैंडर्ड है जो ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो स्टैंडर्ड हमने बनाया वो हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल ओम। अब इंटरनेशनल ओम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कॉलम ऑफ मर्करी हैविंग ए मास ऑफ इतने ग्राम, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ इतने इतना, टू द फ्लो ऑफ कांस्टेंट करंट एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अगर ये कंडीशन है, उस टाइम पे जो एक इंटरनेशनल ओम है वो 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर होगा। दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब इस स्टैंडर्ड का यूज करके जो जितने भी देश होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं, वो अपने यहाँ पे
हमारा एक और स्टैंडर्ड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड आपका हर डिफरेंट की जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज होती हैं वहां पे होता है, और ये इंटरनेशनल रेफरेंस को फॉलो करता है, उसी के बेसिस पे ये स्टैंडर्ड को बनाता है। और जो भी इंडस्ट्री है जिनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो यहां से रेफर करती है, फिर वो यहां से स्टैंडर्ड से मैच कराती है, फिर वो इंडस्ट्री उसको यूज कर पाती है, और फिर इंडस्ट्री से वो सीधे मैन्युफैक्चर होकर जाता है कंज्यूमर के पास, जहां पे वो इनसे वेरीफाई करा के तब ये इक्विपमेंट लेते हैं। तो बेसिकली ये एक चैन है कि इंडस्ट्री जो है वो रेफर करेगी हमारे नेशन की जो लेबोरेटरीज होंगी, स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज, वहां से वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल लेबोरेटरीज होती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, तो वहां से उसको चेक किया जाता है। तो ये 4 लेवल पे स्टैंडर्ड होता है, सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड कंट्री लेवल पे, फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड थर्ड लेवल पे, और फिर वर्क लेवल जो होता है वर्किंग स्टैंडर्ड, जिसपे हम एक्चुअल में वर्क करते हैं, जो वो हम यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड होता है कुछ, ठीक है। इसीलिए उसको आप इंस्ट्रूमेंट को देखो कि ISI मार्क है, ये और वो है, ये सारे स्टैंडर्ड क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये वेरीफाई करना पड़ता है कि जो चीज आप यूज कर रहे हो वो स्टैंडर्ड की है भी या नहीं है, गलत रीडिंग तो नहीं है। आप 1 किलो सब्जी लेने जा रहे हैं, वो आपको 900 ग्राम तो नहीं दे रहा है, तो वो वेरीफाइड होती है मशीनें, जब तक वेरीफाई नहीं आप उसको यूज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें टॉर्क्स आपसे पूछे गए थे, तो क्या क्या होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट में बताया था कि जब भी कोई करंट वगैरह जाएगी तो वो एक फोर्स जनरेट करेगी, उसकी वजह से निडल में डिफ्लेक्शन होगा, वो डिफ्लेक्शन टॉर्क कहलाएगा। उसका अपोज करने के लिए होते हैं रजिस्टिंग टॉर्क, और रजिस्टिंग टॉर्क दो तरह के होते हैं, एक स्प्रिंग से कंट्रोल होता है, एक ग्रेविटी से होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग कंट्रोल में तो स्प्रिंग लगा दिया हमने, और ग्रेविटी में क्या करते हैं, यहां पर एक वेट लगा देते हैं। अब जब ये निडल ऐसे जाएगी तो ये वेट ऊपर जाएगा, और वेट की टेंडेंसी है कि ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, जब नीचे लाने की कोशिश करेगा तो कहीं पे जाके तो बैलेंस होंगे ना, इसका वेट का फोर्स और इस निडल पे जो फोर्स लग रहा है वो जहां पे बैलेंस हो जाएंगे निडल वहीं रुक जाएगी। तो वेट बैलेंस भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं, दोनों का यूज होता है। उसके बाद है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क में क्या होता है कि जो आपका निडल है जब उसमें डिफ्लेक्शन होगा और स्प्रिंग उसको पीछे खींचेगा, तो क्या होगा, निडल आपकी एक जगह पे ऐसे नहीं कि ऐसे गई और यहां रुक गई, जब आपकी वो खींचेगा झटके से आगे जाएगी, तो जो एक्चुअली उससे आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, तो वो ऑक्सीलेट करेगी, निडल जो है वो आपकी बार बार ऐसे ऑक्सीलेट करेगी, और फिर थोड़ी देर बाद जाके ये यहाँ पे सेटल होगी, ये आपको रीडिंग एक्चुअल में मिलेगी इस तरह से घूम के। तो ये कितनी देर में ये सेटल हो रही है, ये जो वाइब्रेशंस आए इनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क यूज करने से क्या होता है कि आपकी एक बार में रीडिंग आपको सही मिल जाएंगी, ये वाइब्रेशंस नहीं होंगे। तो कितने टाइम की डैम्पिंग होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पर डैम्पिंग होती है, जैसे कि आपके इंजेक्शन में होती है, जैसे कि आपकी पिचकारी होती है, या जो इंजेक्शन यूज करते हैं मेडिकल में, वो इंजेक्शन में क्या होता है, डैम्पिंग ही तो होती है। आप देखिए कितना स्मूथ चलता है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि झटके से चला गया, आप उसके जो अंदर रबड़ लगी होती है वो निकाल दीजिए और फिर दबाइए, झटके से जाएगा। लेकिन अगर वो रबड़ लगी हुई है तो वो बहुत स्मूथली जाता है। उससे क्या होता है कि वो आपकी एयर डैम्पिंग कहलाती है। जैसे इंजेक्शन का एग्जांपल आप ले सकते हो। लिक्विड डैम्पिंग हो सकती है, फ्लूइड डैम्पिंग, उसी में अगर आप फ्लूइड भर के उसमें चला रहे हो तो वो और ज्यादा वाइब्रेशंस को डैम्प कर सकती है, ठीक है। फ्लूइड डैम्पिंग होगी, एडी करंट डैम्पिंग होगी, एनर्जी मीटर में यूज की जाती है, जो एडी करंट्स आपकी सरफेस पे बन रही हैं उसी का यूज करते हैं अपोज करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, डैम्प करने के लिए वाइब्रेशंस को, ठीक है। तो 3 तरह की होती हैं, ठीक है। ये डिटेल मैंने लिखी हुई है। रिफ्लेक्शन टॉर्क इसमें क्या होता है, देखिए अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, डीसी एसी दोनों पे यूज करते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल में भी डीसी पे यूज होता है, एमीटर वोल्ट मीटर, डायनमोमीटर डीसी एसी पे, सारी डिटेल है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क ये सब मैंने आपको बता दिया, स्प्रिंग कंट्रोल वगैरह, और कंट्रोलिंग टॉर्क, ग्रेविटी कंट्रोल भी हमने बताया आपको, ठीक है, इस तरह से होता है, ये सब मैंने आपको बताया अभी। जब ये यहाँ जाएगा तो ये डब्ल्यू टी कॉस थीटा हो जाएगा। डब्ल्यू कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, टी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एल, इसमें आप देखिए तो ये के साइन थीटा आ जाएगा, और दोनों टॉर्क अगर बराबर करने हैं स्टेबिलिटी के केस में, टी सी बराबर टी डी बताया था ना, तो टी सी बराबर टी डी हमें करना है, टी सी कितना, के साइन थीटा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू आई के, यानी कि जो आई है, ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है ये हमारा आई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो आई है ये हमारी थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो कितना एंगल ये चला, कितना एंगल ये मूव किया, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो जब ये करंट और थीटा आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वहां जाके टीसी बराबर टीडी होगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, एक बार रीड करना है आपको, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एयर डैम्पिंग और फ्रिक्शन डैम्पिंग, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है। एडी करंट आपकी इसमें यूज होती है,
हाँ जी, अब बात करते हैं अपने एमीटर और वोल्ट मीटर की। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट आने शुरू हो गए अब। एमीटर वोल्ट मीटर, ये देखिए इतना जनरल टॉपिक है, हालांकि एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि एमीटर वोल्ट मीटर बहुत तरीके से दे रखा है, इसमें देने वाला भी सोचता है किस तरीके से पूछे इसको, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। और एमीटर और वोल्ट मीटर ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की एप्लीकेशन है। आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को एज ए एमीटर भी यूज कर सकते हो, एज ए वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हो। आप एमआई इंस्ट्रूमेंट को एज ए एमीटर भी यूज कर सकते हो, एज ए वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हो। तो पीएमएमसी और एमआई इंस्ट्रूमेंट है जो एमीटर भी हैं, उन्हीं को तो हम एज ए एमीटर और वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई, दैट इज द रीजन कि ये एमीटर और वोल्ट मीटर डायरेक्टली नहीं पूछता है। हाँ, यहाँ पे वर्किंग की फॉर्म में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एमीटर और वोल्ट मीटर की बात करें तो एमीटर क्या होता है, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट और वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन सेम होती है, रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है। ठीक है, एमीटर में वो सीरीज में लगा होता है, वोल्ट मीटर में पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, और अगर हम लॉस की बात करें तो एमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होता है। हम मान के चल रहे हैं, अगर आइडियल केस में इसको 0 ले लेते हैं और इसको बहुत हाई या इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई एमीटर वोल्ट मीटर की। इसके बाद बात करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको मैं आपको डिफ्लेक्शन टॉर्क में बता भी चुका हूं, देखो कितनी बार आता है। वही चीज है यार, बार बार बता रहा हूं एक ही चीज को। ये मैग्नेट है एन और एस, इसके बीच में कॉइल रखी हुई है, ये वाइंडिंग हो रखी है, ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको। इसी को सप्लाई देते हैं, जिस करंट को मेजर करना है वो करंट इस कॉइल से ही होके जाएगी। ये इसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है। अब जब इस कॉइल को करंट मिलती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है चूंकि, तो इस पर एक डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होगा। वो टॉर्क की वजह से क्या, ये घूमेगी, ये निडल ऐसे जाएगी, इस पर टॉर्क लगेगा टीडी। ये स्प्रिंग लगा हुआ है, जब ये निडल इधर जाएगी तो ये स्प्रिंग खुलना शुरू होगा, तो ये इस पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएगा टीसी। जब ये दोनों टॉर्क आपस में बराबर हो जाएंगे तब जाके आपकी निडल रुक जाएगी और आपका जो क्या बोलते हैं रीडिंग है वो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मेजरमेंट होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। मैंने जो डिफ्लेक्शन टॉर्क में जब बता रहे थे तब भी ये चीज बताई थी। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट मैं आपको बता चुका हूं, ये पूरा डिफाइन करा हुआ है हमने। ठीक है, कैसे होता है। ठीक है, ये तो चीज हो चुकी है। अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या क्या पार्ट होंगे। मूविंग कॉइल, ये जो कॉइल है ये हमारे एक कॉइल। मैग्नेट सिस्टम, ये जो मैग्नेट सिस्टम है नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेट सिस्टम। कंट्रोल स्प्रिंग, यहां जो स्प्रिंग लगे होंगे ये स्प्रिंग। ठीक है, यहां ये जो स्प्रिंग लग रहा है दिस इज द कंट्रोल स्प्रिंग। ठीक, डैम्पर, ये लगा डैम्पर आपका। ठीक है, इसमें डैम्पर नहीं लगाया गया, इसमें डैम्पर का यूज नहीं हुआ। डैम्पर भी पार्ट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए डैम्पर इसमें हमने नहीं दिखाया। डैम्पर, पॉइंटर एंड स्केल अरेंजमेंट, तो दीज आर द पार्ट्स, या हम कह सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के एब्रीविएशंस है, क्या क्या पार्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, एक एक को हम डिफाइन कर सकते हैं। मूविंग कॉइल क्या होती है, मैग्नेट सिस्टम क्या होता है, बार बार इस चीज पे डिस्कशन आ रहा है। ठीक है, अगर हम, ये इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इक्वेशन अगर हम बनाना चाह रहे हैं, ये पूछता है अक्सर कि टॉर्क इक्वेशन बताइए पीएमएमसी की। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है, टीडी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। दिस इज द फोर्स एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और करंट जब फ्लो होती है उसकी वजह से फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल टू बी आई एल, ये आपने पढ़ा है। ठीक है ना, और एफ इक्वल टू बी आई एल, तो एन इंटू बी, एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितना टर्न्स है, एन इंटू बी आई एल इंटू डी। अब हमने क्या किया, करंट को बाहर निकाल दिया, आई को, एन बी एल और डी, इसको हमने जी मान लिया, ये हमने जी को कांस्टेंट मान लिया। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, ये तो हुआ डिफ्लेक्शन टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या डिपेंड करेगा, थीटा पे, कितना मूव कर गया, तो टीसी इक्वल टू के थीटा। अगर हम ये कह रहे हैं कि स्टेबल ऑपरेशन है तो स्टेबल ऑपरेशन के लिए टीसी शुड बी इक्वल टू टीडी, तो जी आई शुड बी इक्वल टू के थीटा, या आई इक्वल टू के अपॉन जी इंटू थीटा। के भी कॉन्स्टेंट, जी भी कॉन्स्टेंट, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो स्केल विल बी यूनिफॉर्म, स्केल हमारा बहुत यूनिफॉर्म होगा इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का। दिस इज द टॉर्क इक्वेशन फॉर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, आपको पता ही है क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे इसमें मेन जो डिसएडवांटेज है कि ये एसी पे वर्क नहीं करता है, डीसी पे ही वर्क करेगा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एमीटर की तरह यूज कर लो, वोल्ट मीटर की तरह यूज कर लो, पावर कंजप्शन बहुत कम है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लीनियर रिजल्ट्स आते हैं, हाई एक्यूरेसी है, देयर आर मल्टीपल ऑफ यूजेज, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी इंस्ट्रूमेंट है। ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है एज ए एमीटर, एज ए वोल्ट मीटर। ठीक है जी, एज ए गैल्वेनोमीटर। बात आती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, वहां पे कॉइल मूव कर रही थी, यहां पे आयरन कोर मूव करेगी। तो यहां दो तरह के हैं,
एक प्रिंसिपल है अट्रैक्शन का, दूसरा है रिपल्शन का। एक इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन और एक इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन। मैग्नेटिक फील्ड की ही तो प्रॉपर्टी है ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या होगा कि अगर मैं इसके अट्रैक्शन टाइप की बात करूं तो यहाँ पे ये डायग्राम आप देखिए, दीज आर द कॉइल्स, ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल्स है आपकी वाइंडिंग्स, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी तो ये जो आयरन की कोर आपको दिख रही है, दिस आयरन कोर, ठीक है, मूविंग आयरन जिसको हम बोल सकते हैं, ये चूंकि आयरन है, आयरन क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगेगा, ये कॉइल इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। जब ये मूव करेगी, ठीक है, तो ये पॉइंटर भी मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा तो रीडिंग देगा, पॉइंटर मूव करेगा तो रीडिंग देगा, राइट। तो कितना मूव करेगी, जितनी करंट देंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करेगा उतना ही डिफ्लेक्शन टॉर्क ज्यादा होगा। तो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज, ठीक है। तो अगेन ये आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे। ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। और इसको बैलेंस करने के लिए कंट्रोल वेट लगा हुआ है और एक ये डैम्पर लगा हुआ है इसके ऑब्जर्वेशन जो वाइब्रेशंस हैं उसको डैम्प करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एयर फ्रिक्शन इसमें यूज कर रहे हैं। रिपल्शन की बात करें तो रिपल्शन में यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन यूज होगा। रिपल्शन कब होगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल सामने है, साउथ साउथ पोल सामने, तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो वहां पे रिपल्शन प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉइल है, अब इस कॉइल में जब करंट जाएगी तो ये कॉइल से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो कॉइल रखी हैं, एक ये बाहर वाली जो रेड कलर से दिख रही है, दिस इज फिक्स्ड, और एक जो पिंक कलर से दिख रही है, दिस इज मूविंग आयरन। अब चूंकि ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों कोर, दोनों जो वेन है, दोनों आयरन पीस हैं, क्योंकि इसमें भी आयरन लगा हुआ है, दोनों आयरन पीस एक ही मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। जब दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में लगे तो दोनों पे सेम मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, यानी कि जब इस पे नॉर्थ बन रहा होगा तो अंदर वाले पे भी नॉर्थ बन रहा होगा, जब इस पे साउथ बन रहा होगा उस पे भी साउथ बन रहा होगा। तो जब दोनों सेम बन रहे होंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो दूर भगाने की कोशिश करेगा। अब ये तो फिक्स है तो ये तो हिलेगा नहीं, तो जो मूवेबल है वो मूव करना शुरू हो जाएगा और उसी पे लगा होता है पॉइंटर। तो जब ये मूव करेगा ये पॉइंटर भी साथ साथ मूव करेगा। तो इस तरह से जो रिपल्शन टाइप आपकी ये इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर सकता है। अनलाइक पीएमएमसी वो केवल डीसी पे वर्क करता है, ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर सकता है, ठीक है। सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लेस कॉस्ट पे काम करता है। तो ये तो एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं, 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है, अदरवाइज आपको जब डिफाइन करेंगे तो बेटा दो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया, पीएमएमसी और एमआई, दो में से एक जरूर आएगा। प्लीज इन दो इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से याद करके जाइएगा, दोनों इंस्ट्रूमेंट में से एक क्वेश्चन 100% आता ही है। और ये आपको पता है कि 3 क्वेश्चन है, एक ही करना जरूरी होता है, 3 में से एक करके भी कई बार काम चल जाता है, 2 नहीं भी आए। तो इन 2 क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करके जाना, पीएमएमसी और एमआई। कुछ ना आए तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यहां से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि लीनियर टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है, केवल और केवल वोल्टमीटर की तरह इसको यूज करते हैं, एमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें एक फिक्स प्लेट होती है, एक मूवेबल प्लेट होती है। जब फिक्स प्लेट की हम बात कर रहे हैं, अब हम इसको चार्ज देंगे तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये अट्रैक्ट करेगी। अब चूंकि ये मूवेबल है तो ये शिफ्ट हो जाती है, ये भी मूव करती है, तो उसी के हिसाब से आपका वोल्टेज कम या ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वोल्टेज इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कैलकुलेशंस की बात करें तो जब ये प्लेट मूव करेगी इस डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, तो आप समझिए जब दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी तो वहां पे कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, वोल्टेज तो चेंज होगा ही होगा, बट यहाँ पे कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी वेरिएबल होंगी, कैपेसिटेंस भी और वोल्टेज भी। तो अगर मैं देखूं कि अगर V वोल्ट हमने सप्लाई लगाई है इन दोनों प्लेट के अक्रॉस, तो कैपेसिटेंस अगर C है और एनर्जी जो है वो CV² इसमें स्टोर हो रही है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि C कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि प्लेट हमारी मूवेबल है। तो हमने करंट को क्या होती है, करंट I इक्वल टू होती है dq/dt, Q को हम लिख लेंगे d/dt ऑफ CV। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, C dV/dt और V dC/dt, क्योंकि यहाँ पे C भी वेरिएबल है। अगर C वेरिएबल नहीं होता तो C को बाहर ले जाते, dV/dt हो जाता, C dV/dt काम चल जाता। लेकिन यहाँ पर C भी वेरिएबल है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है। जब डिस्टेंस चेंज होगी इन दोनों प्लेट्स के बीच की, तो कैपेसिटेंस भी वेरिएबल हो जाएगा।
ठीक है। अब इनपुट एनर्जी की बात करें, इनपुट एनर्जी होती है P इंटू टी, तो P निकालने के लिए क्या करा, V इंटू आई, ये आई था, V इंटू आई कर दिया, यहाँ पे V से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी V इंटू डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कितना आ गया, V से अंदर किया V स्क्वायर डीसी, dt से dt कट गया, इधर dt से dt कट गया तो CV dV, और ये कितना हो गया VI dt। ठीक है, ये हो गई हमारी इनपुट एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, बाद में कितनी एनर्जी हो गई, हाफ C प्लस DC, चेंज इन कैपेसिटेंस हमने ऐड कर दिया आफ्टर चेंजिंग, और V में भी थोड़ा बहुत चेंज आया, V प्लस dV का होल स्क्वायर, माइनस पहले कितनी एनर्जी थी, हाफ CV स्क्वायर। तो जो चेंज होने के बाद एनर्जी आई फाइनल, उसमें से हमने इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दिया, तो कितना आया, dV का स्क्वायर वाली टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत छोटी टर्म है ऑलरेडी, dV छोटा है तो dV का स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ये आया चेंज इन एनर्जी। राइट, अब हम निकालें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, इनपुट एनर्जी शुड बी इक्वल टू आउटपुट एनर्जी प्लस चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो V स्क्वायर DC, तो ये फॉर्मूला हमारा यहां से सीधे आ गया उठ के, ये तो हमारी इनपुट एनर्जी हो गई। आउटपुट एनर्जी कितनी होगी, F इंटू डी एक्स, ये तो आउटपुट पे आया, कितना फोर्स लगा, कितनी डिस्टेंस कवर की, तो F इंटू डी एक्स, प्लस चेंज इन एनर्जी कितनी थी, ये हमने भी निकाली, इसको हमने बराबर रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो F इक्वल टू आ गया हाफ V स्क्वायर DC बाई डी एक्स, दिस इज द फाइनल फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, ये फाइनल इक्वेशंस होंगी इसमें। अब एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें भी अट्रैक्शन का फोर्स यूज कर सकते हैं या रिपल्शन का फोर्स यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रोटेटरी प्लेन में होता है। ठीक है, एक प्लेट मूवेबल होती है, एक प्लेट फिक्स होती है, ऊपर वाली प्लेट फिक्स है, नीचे वाली रोटेशन पे है। ठीक है, तो हमने देखा लीनियर मूवमेंट में क्या होगा, F इक्वल टू दिस, और अगर एंगुलर मूवमेंट है, चूंकि यहाँ पे मूवमेंट एंगुलर है तो थीटा की फॉर्म में मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे बस क्या करना है, dx की जगह d थीटा कर देना है, तो यहाँ पे d थीटा हमने कर दिया, टॉर्क निकल के आ गया। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा हेयर स्प्रिंग से मिल रहा है, तो थीटा पे होगा TC इक्वल टू K थीटा, दोनों को इक्वल कर दिया स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए, थीटा इक्वल टू दिस, या थीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, DC बाई dt 1/2 K, ये सब कांस्टेंट है, तो छोड़ देंगे। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, V स्क्वायर का जब स्क्वायर वाली टर्म आ गई, यानी कि स्केल इसका नॉन लीनियर होगा, स्केल इसका कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है इसका, इस इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, दोनों क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी हायर वैल्यू वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, करंट मेजर नहीं कर सकते, स्केल यूनिफॉर्म नहीं है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, करंट को मेजर नहीं कर सकते, बहुत सारे ऑपरेटिंग फोर्स इसमें लगे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, जिसकी वजह से रीडिंग इसमें इतनी एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दीज आर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। बात आती है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट आपको कई बार पढ़ना है, ये भी आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें, तो जो एनर्जी मीटर आपने पहले जो चलते थे, अब तो पता नहीं आप लोगों ने देखा भी नहीं देखा, लेकिन पहले चलते थे डिस्क वाले एनर्जी मीटर चलते थे, ये वही इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे वर्क करता है, और इंडक्शन का प्रिंसिपल आपको पता ही है क्या है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें कितने पार्ट होंगे, ड्राइविंग सिस्टम होगा, मूविंग सिस्टम होगा, ब्रेकिंग सिस्टम होगा, और रजिस्टरिंग सिस्टम होगा। ठीक है, ड्राइविंग सिस्टम मतलब जो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, जो इस इंस्ट्रूमेंट को चला रहा है। मूविंग सिस्टम जो मूव कर रहा है, यानी कि ये वाला ड्राइव कौन करेगा, ये फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, ये कॉइल जो इंडक्शन फोर्स जनरेट करेगी, अब उसकी वजह से ये डिस्क मूव करेगी, तो ये मूविंग सिस्टम हो गया। इसको रोकना है तो एडी करंट डैंपिंग इसमें यूज कर रहे हैं, ब्रेकिंग यूज कर रहे हैं, तो ये ब्रेकिंग मैग्नेट हो गई जो इसको ब्रेक करने का काम करेगी। ठीक है, ब्रेकिंग मैग्नेट, तो ये ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। रजिस्टरिंग सिस्टम जो इसकी रीडिंग्स को नोट करेगा, जो मीटर में आगे पैनल लगा होता है जिसमें रीडिंग आती थी कि आज हमारी कितनी यूनिट यूज हो गई, वो आपका रजिस्टरिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा मेन ड्राइविंग सिस्टम है उसको हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ कॉइल्स है, शेडेड कॉइल्स है, तो यहाँ का इंडक्टेंस बहुत हाई होता है, ध्यान रखिएगा, जहां पे कॉइल्स ज्यादा होगी वहां पे हमारा ये हाईली इंडक्टिव होगा, और ये वाला जो पॉइंट है इस पे कम करंट होगी तो ये लोअर इंडक्टिव होगा, मतलब इसका इंडक्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू दिस। या हम ये कह सकते हैं कि ये रेजिस्टिव सिस्टम हो गया, ये इंडक्टिव सिस्टम हो गया, तो करंट में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा।
यहाँ जो आपका फ्लक्स बन रहा होगा ये फ्लक्स इंडक्टिव होगा और ये फ्लक्स रेजिस्टिव ज्यादा होगा। ये वाला फ्लक्स इंडक्टिव ज्यादा होगा, ये वाला फ्लक्स रेजिस्टिव ज्यादा होगा। अब दोनों फ्लक्स अलग अलग तरह के, एक इंडक्टिव फ्लक्स है, एक आपका रेजिस्टिव फ्लक्स है, ये बात दिमाग में रखिए तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रही बात आ जाती है। तो ये हमारा फ्लक्स हुआ 5P, प्रेशर कॉइल कहलाती है ये। तो प्रेशर कॉइल की वजह से जो फ्लक्स हुआ 5P, ये हाईली इंडक्टिव है। और जो नीचे वाली कॉइल मैंने आपको बताई थी ये हाईली रेजिस्टिव है, इसका यह लो, इसका इंडक्टेंस कम है, तो ये 5S है। ठीक है, ये हमारा 5P है। ये हमारी करंट कॉइल है, ये हमारी पोटेंशियल कॉइल या फिर वोल्टेज कॉइल है। ये हमारा मूविंग सिस्टम है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये वोल्टेज रहेगा हमारा, वोल्टेज के साथ जो हमारी सेकेंडरी वाली है। अब चूंकि ये हाईली रेजिस्टिव है तो हाई रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती हैं, तो ये जो फ्लक्स होगा ये इसके सेम फेज में होता लगभग, अगर ये प्योर रेजिस्टिव होता। लेकिन थोड़ा बहुत तो इंडक्टेंस है ही ना, कॉइल है, तो थोड़ा सा लैग करेगा। मान लीजिए 20 डिग्री से लैग कर गया। लेकिन ये वाला जो है ये हाईली इंडक्टिव है, लेकिन प्योर इंडक्टिव ये भी नहीं है। तो ये 90 डिग्री पे, अगर ये प्योर इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री लैग करता, लेकिन चूंकि ये प्योर नहीं है तो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम से लैग करेगा। सपोज 80 डिग्री पे, 85 डिग्री पे लैग करेगा। तो इस तरह का कुछ फेजर इसका बनेगा। अब ये बड़ा फेजर है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी करंट है, सपोज ये V है, तो ये तो हो गया आपका सेम फेज में जाना चाहिए था, तो थोड़ा सा लैग कर रहा है, ये थोड़ा ज्यादा लैग कर रहा है प्राइमरी वाला। ठीक है, ये हमारा IEP हो जाएगा। ठीक, IES सेकेंडरी एडी करंट की वजह से जो हमारी करंट है एस पे, और प्रेशर कॉइल की जो करंट है एडी करंट की वजह से IEP। इनका कोई इतना यूज नहीं है अभी। ये एंगल हमारा अल्फा है, तो ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा एंगल है, ये एंगल हमारा बीटा है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होगा आपका जो हमारा प्रेशर कॉइल है उसके फ्लक्स पे, यानी कि 5P। सेकेंडरी जो हमारी है या जो हमारी उसको अपोज कर रही है सेकेंडरी वाली, तो वो 5S पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी अपॉन इंपिडेंस इस पे डिपेंड करेगा, साइन बीटा और साइन अल्फा। 5P हमारा ये साइन बीटा इस पे डिपेंड करेगा, और अल्फा ये वाला एंगल आ जाएगा, ये जो एंगल है, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये 3-4 चीजों पे डिपेंड करेगा। चाहो तो इसको याद कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको एक बार इसकी। तो TD प्रोपोर्शनल टू दिस। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है खास, ज्यादा आपने क्या किया, यहाँ पे जो बीटा था तो बीटा को हम लिख सकते हैं डेल्टा माइनस अल्फा। तो डेल्टा माइनस अल्फा आपने लिख दिया, डेल्टा माइनस 5, सॉरी डेल्टा माइनस 5 कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से लिखा। बाकी इसको हमने एफ अपॉन जेड को कांस्टेंट मान लिया, एफ जेड अल्फा ये सब कांस्टेंट है, तो इतना बचेगा। अब अगर हमारे पास TD इक्वल टू आ गया दिस, बाकी चीजों को हमने कांस्टेंट मान लिया। ब्रेकिंग टॉर्क जो हमारा लग रहा है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, तो TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये TB इक्वल टू KN, दोनों बराबर होने चाहिए स्टेडी स्टेट में, तो TD बराबर TB, इसको हमने लिख दिया। अब ये मान के चल रहे कि डेल्टा अगर ये प्योर इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री होता, तो अगर ये प्योर 90 इंडक्टिव होता तो डेल्टा हमारा 90 डिग्री, तो ये आ जाता cos फाई, साइन डेल्टा माइनस फाई, इसको हम लिख देते cos फाई। तो K2 V2 VI cos फाई इक्वल टू n, या n इक्वल टू पावर इंटू के, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है वो पावर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पावर आपको ये रीड आउट करके दे रहा है, और अगर इसी को इंटीग्रेट कर देते तो ये एनर्जी को रीड आउट करके देता। ठीक है, तो ये एनर्जी मेजर करने के लिए काम आता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट। PMMC इंस्ट्रूमेंट की रेंज को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे इसकी रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक अमीटर है और ये 2 एम्पियर तक मीजर कर सकता था, अब मीजर करने में मुझे 4 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे लो वैल्यू का। अब ज्यादातर करंट जो होगी वो यहां से निकल जाएगी, इंस्ट्रूमेंट में कम करंट जाएगी, तो ये आराम से उसको मीजर कर पाएगी। तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा रखी है, हमें पता है कि यहाँ से कितनी करंट जाएगी, बाकी जो वो रीड आउट करके बता रहा है वो हम रीड कर लेंगे। तो इस तरह से रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस RS लगाया, तो ये करंट I जा रही थी, ये I में से IM मीटर में चली गई, जो बची IS वो इधर चली गई, IS इक्वल टू I माइनस IM। अब इस मीटर का रेजिस्टेंस सपोज RM है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस हमने लगाया शंट में वो RS है। ठीक, तो IM इंटू RM, चूंकि यहां से यहां तक का वोल्टेज तो बराबर होगा और इसका वोल्टेज भी बराबर होगा,
तो आई एम इंटू आर एम इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। आई एम आर एम इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। आई एस को लिख दिया हमने आई माइनस आई एम, इसको सॉल्व करके आर एस की वैल्यू निकाल दी, तो आर एस इक्वल टू आ जाएगा आर एम अपॉन दिस। इस तरह से आप आर एम की मीटर के जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया है, कितना रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, वो वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। तो ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है, ठीक है, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो सीरीज में लगा देंगे। क्यों? देखो ऐसा क्यों किया, समझिए इस बात को। जब हमें करंट को बाईपास करना है, हम चाहते हैं हमारे मीटर में कम करंट जाए, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन करंट का पैरेलल में होता है। सीरीज में लगाते तो सेम करंट जाती, तो फायदा ही क्या होता, इसलिए हमने पैरेलल में लगाया। वोल्टेज में सीरीज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। हमने क्या किया, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया इस वोल्ट मीटर के। अब कुछ ड्रॉप यहां हो गया, कुछ ड्रॉप यहां हो जाएगा। ये अपना वोल्टेज ड्रॉप को निकाल लेंगे, इसको देख लेंगे, और इसके साथ में हमें पता ही होगा कि इधर कितना है, तो हम आराम से मेजर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आपसे यहां पे पूछेगा कि ये सीरीज रेजिस्टेंस कितना है, आर एस, तो आप क्या बताओगे कि भाई ये टोटल वोल्टेज वी इक्वल टू ये वाला वोल्टेज, यानी कि आई एम इंटू आर एस, प्लस इसमें कितना है आई एम इंटू आर एम। बस ये इक्वेशन आप यहां लगा दीजिए, आई एम आर एम प्लस आर एस, इसको सॉल्व कर लेंगे, आर एस की वैल्यू निकाल देंगे, तो आर एस की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। इस तरह से आप आर एस की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप वीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में वोल्ट मीटर की रेंज को भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से, अच्छा अभी न्यूमेरिकल नहीं आया, अभी एरर्स आ गई। एरर्स इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकती हैं? तो मैग्नेट की वजह से आ सकती है, टाइम के साथ साथ मैग्नेट कमजोर होने लगती है एजिंग की वजह से, तो मैग्नेट की वजह से एरर आ सकती है। स्प्रिंग की वजह से आती है, स्प्रिंग आपको पता है कि लगातार जब उसको यूज करोगे तो कुछ टाइम बाद वो ढीले पड़ जाते हैं, तो स्प्रिंग की वजह से एरर आ जाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा कम लगेगा, तो रीडिंग आपकी गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। मूविंग कॉइल में भी आपकी एरर आ सकती है, ठीक है। समय के साथ इन चीजों में एरर आती रहती है। अब देखो क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ए मूविंग कॉइल एमीटर हैज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन नोट कर लीजिए पहले, कितना दिया हुआ है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन एमीटर का, यानी कि ये एक एमीटर है, करंट दिया हुआ है तो एक एमीटर है। एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, कितना शंट रेजिस्टेंस लगाएं इसमें, कॉइल का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसमें निकालना है क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, रिक्वायर्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू बी कन्वर्टेड टू रीड ए फुल स्केल रीडिंग ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की रीडिंग अगर आपको रीड करनी है तो कैसे करेंगे? तो देखिए आई एम इक्वल टू हो गया दिस, ये तो हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें दिया हुआ है, आर एम हमें दे दिया, मीटर का रेजिस्टेंस इतना है, आर एस आपको निकालना है, आई आपको पता है यार, सीधा सीधा फॉर्मूला है आई एम इंटू आर एम इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तो भी लगा दो यहां से देख के, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस लगाना है। अब यहां से आप आर एस की वैल्यू निकाल दीजिए, फॉर्मूला हमारे पास ये पहले से ड्राइव था, अगर याद है आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, नहीं याद है तो ड्राइव करके ले आओ, दोनों ही काम कर सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रखी, सीधे सीधे वैल्यू आ गई हमारे पास, इतना रेजिस्टेंस लगा दो, एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया, उधर से करंट बाईपास हो जाएगी, ठीक, इतना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। ये देखिए एक और क्वेश्चन है इसी तरह का यहाँ पे, लेकिन ये वोल्ट मीटर है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ ए मीटर इज 1 मिली एम्पियर एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 100 ओम। इफ दिस मीटर इज टू हैव फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन 100 वोल्ट, वोल्ट मीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 100 वोल्ट का, इज मेजर्ड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। तो आई एम कितना है मीटर की करंट 1 मिली एम्पियर, आर एम कितना है 100, बी कितना है 100 वोल्ट। बी के केस में आपको पता है कि कितना होगा आई एम इंटू आर एस प्लस आर एम, तो आई एम इंटू आर एस प्लस आर एम, यहां से आर एस की वैल्यू को इक्वेट कर लीजिए, फॉर्मूला आपके पास पहले से था, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हो तो अच्छी बात है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल आएगा तो केवल एक यहीं से न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि थोड़ी सी स्पीड मेरी वन शॉट में तेज रहती है, कोशिश ये करता हूँ कि आपका टाइम कम वेस्ट हो और जल्दी आप उसको कवर कर पाएं, ठीक है। पीडीएफ आप इसकी जरूर डाउनलोड कर लीजिए, एक बार रीड आउट करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको आ जाएंगे, सारी चीज़ें आराम से आप कर लेंगे। 5 या 6 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें शॉर्ट लिस्ट करके दिए हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, मेरा पूरा विश्वास है कि आप कहेंगे कि हाँ यार ये चीज़ चलो सर ने अच्छी बताई कि ये 5-6 क्वेश्चन, उनमें से आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से खाली हाथ आएंगे,
आप अच्छे से करके आ जाओगे। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ना भी आए उन 5 में से, कोई इनमें से उठा के दे दे, लेकिन उसके बगैर भी काम चल जाएगा आपका। उन 5 क्वेश्चन से आपका पूरा पेपर 100% सॉल्व हो जाना चाहिए, जितना मुझे लगता है। अच्छे से करके जाइए, गुड लक। और बहुत जल्दी मैं आता हूँ आपके लिए सेकेंड यूनिट की वीडियो लेके, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।